नमस्कार। जैन रोजगार क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग अपने ज्योग्राफी के सीरीज़ में आज जो चर्चा करेंगे ये है भारत की भौतिक स्थिति के बारे में। पिछले जैसी वीडियो में आप सभी लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने भारत के सामान्य परिचय से हम लोगों ने शुरुआत किया, जिसमें भारत की अलग अलग स्थिति के बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि भारत का स्थिति विश्व के मानचित्र पर कहाँ है। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा कि भारत की जो स्थिति है उनमें हम लोग जो देखते हैं जैसे कि इस स्थिति में कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। क्लियर। इसी संदर्भ में एक नए सीरीज में आज हम लोग जिस बात की चर्चा करेंगे वो है कि भारत की भौतिक स्थिति के बारे में। ठीक है, हालांकि हम एक बार चाहते हैं कि एक बार फिर से हम लोग सभी लोग भारत के सामान्य जो स्थिति है विश्व के मानचित्र पर उसके बारे में एक जानकारी थोड़ा सा रिकैप करते चले और हम अपने जानकारी को एडवांस भी इसी से करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग विश्व के मानचित्र पर यदि भारत की स्थिति को देखें तो यह बड़ा स्पष्ट होता है कि भारत कहाँ है। तब हम लोग ये बताते हैं कि भारत का यदि मानचित्र पर स्थिति देखा जाए तो भारत जो है यह है एशिया के महाद्वीप में, यानी कि एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति कैसी है। तब भारत जो है वह एशिया के दक्षिण में है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग नोट रखते हैं कि भारत जो है ये कहाँ पे है, तो यह भी लिखते हैं कि भारत जो है यह 0 डिग्री, कहने का मतलब ये हुआ कि अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से भारत की स्थिति कहाँ है, तो अक्षांशीय स्थिति के आधार पर भारत की स्थिति कहाँ है, तो उत्तर में है। इसका मतलब ये हुआ यह कहाँ है, तो हम लोग को याद रखना है कि भारत पूरी तरह से कहाँ है, तो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर। कई बार छात्र ये पूछते रहते हैं कि सर ये उत्तरी या फिर जैसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध जब लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का मतलब क्या होता है। कई बार क्लास में भी हम लोग देखते हैं कि छात्र ये बात पूछ देते हैं कि ये सर गोलार्ध वगैरह जब आप लोग बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। देखो क्या है कि हमारा जो अर्थ है ये कैसा है, तो यहाँ पर याद रखना होगा कि अर्थ तो हमारा गोल है। हालांकि ये भी हमको क्या है कि ये सिर्फ समझने के लिए है कि अर्थ गोल है। वास्तविक स्थिति ये है कि अर्थ कैसा है, तो अर्थ कुछ इस प्रकार का इसका आकार है। क्लियर। और इस प्रकार के आकार को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि अर्थ का आकार कैसा है, तो लिखते हैं एक शब्द है जिसे बोला जाता है जियोड। ठीक है, यानी अर्थ कैसा है, तो ये जियोड के जैसा है। क्लियर। अब यहां पर क्या है कि जब ये एक पूरी तरह से ये गोलाकार है तो स्वाभाविक है कि हम स्थिति को लोकेट करने के लिए अक्षांश और देशांतर के जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। और अक्षांश और देशांतर शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो यह एक पूरी तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर हम लोगों ने इसे पूरी तरह से अर्थ को ग्रिड में यानी कि एक जाल में इसे बनाया हुआ है ताकि हम उसके एग्जैक्ट लोकेशन, किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति क्या होगी विश्व के मानचित्र पर, इसे ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर को बनाया है। क्लियर। मेरे ख्याल से ये बात आपको पता होगा और इसकी एक विशेष चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में किया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब यहां पर क्या है कि अक्षांश के आधार पर यह हम लोग क्या करते हैं कि इसे 2 भाग में बांट देते हैं, यानी पूरे ग्लोब को 2 भाग में हम लोग बांट देते हैं। इसे 2 भाग में जब बांटते हैं तो ये वाला जो है ये 0 डिग्री क्या है, तो 0 डिग्री क्या है, तो अक्षांश है। और इस 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर हम लोग पूरे ग्लोब को 2 भाग में बांटते हैं। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, तो यह भाग जो है यह उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा
और यह भाग जो है यह कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। याद रहेगा। अब यहां पर एकदम आपको भूलना नहीं है, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर जितने भाग होंगे ग्लोब में वह सभी किस गोलार्ध में माने जाएंगे, तो उत्तरी गोलार्ध में। और इसके जितने भी दक्षिण में होंगे ये सभी जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में माने जाएंगे। तो अब यहां पर आपसे कभी भी कोई पूछे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का विभाजन जो है वो कौन से अक्षांश से होता है, 0 डिग्री अक्षांश से होता है। इसी 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। हम सिर्फ यहां पर आपको रिवीजन करा रहे हैं। तो अब यहां पर यह समझ गए कि उत्तरी गोलार्ध, तो अब यहां पर देखो क्या है कि भारत की स्थिति कहां है, तो 0 डिग्री से उत्तर में है, इसलिए कहलाएगा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा के एक और यहां पर मामला आता है, और यह क्या है, तो यह देशांतर का मामला आता है। क्लियर। अब यहां पर फिर से याद रखो कि ग्लोब को फिर हम लोग 2 अलग भाग में बांट देते हैं और यहां पर फिर 0 डिग्री यूज करते हैं। यह जो 0 डिग्री है यह क्या है, तो यह देशांतर वाला है। क्लियर। और देशांतर की रेखाएं जो है वो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को जोड़ती हैं। इस आधार पर पूरा का पूरा जो ग्लोब है, यानी संपूर्ण जो ग्लोब होता है वह देशांतर के आधार पर फिर से 2 भाग में बंट जाता है। इधर वाला भाग क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। इधर वाला भाग क्या कहलाएगा, तो इधर वाला भाग कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध, और इधर वाला भाग क्या कहलाएगा, तो इधर वाला भाग कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। याद रहेगा ये दोनों बातें आपको। क्लियर। तो इस आधार पर अगर देखते हैं भारत की स्थिति, तो भारत कहां पर है, तो भारत जो है वो अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के आधार पर यह पूर्वी गोलार्ध में। यहां याद रहेगा। अब देखिए क्या है कि भारत की जब हम लोग इन चीजों को हम जब देखते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति होने के साथ ही साथ उत्तरी गोलार्ध में एक महत्वपूर्ण जो अक्षांश है जिसे हम क्या कहते हैं, तो इस अक्षांश को हम लोग कहते हैं, इस अक्षांश को हम क्या कहते हैं, तो इस अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। इस अक्षांश को हम क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत से मध्य से गुजरती है। तो अब यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो पहले तो यह बताइए कि भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसकी चर्चा किया कि अगर भारत की अक्षांशीय विस्तार की चर्चा की जाए तो भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है। क्लियर। हम सिर्फ आपको रिवीजन करा रहे हैं, पढ़ाना हमें भौतिक स्थिति है, लेकिन फिर भी हम आपको रिवीजन करा रहे हैं कि भारत की यदि बात की जाए कि इसकी अक्षांशीय विस्तार के बारे में यदि चर्चा किया जाए, ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से देखा जाए तो भारत की स्थिति क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। क्लियर। और अगर भारत की स्थिति का यदि चर्चा किया जाए सुदूर दक्षिण में, यानी कि अंडमान निकोबार को भी यदि इसमें ऐड कर दिया जाए, तो अंडमान निकोबार द्वीप को ऐड होने के साथ साथ में यदि भारत की स्थिति की चर्चा किया जाए तो यह 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से हो जाएगा और अधिकतम कितना हो जाएगा, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है। तो और इसी प्रकार से यदि हम लोग भारत की देशांतरीय विस्तार की अगर चर्चा करें, तो देशांतरीय विस्तार के आधार पर अगर हम लोग चर्चा करें तो भारत की स्थिति क्या होगी, तो हम लिखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर, और यह मैक्सिमम इसका कितना है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। अब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको पता चला। अब यहां पर क्या है कि भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरता है। क्लियर। तब यहां पर प्रश्न हो जाएगा कि भारत के अगर
किसी भाग से कर्क रेखा गुजरता है तो कितने राज्यों से गुजरता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जामिनेशंस में यह पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है यहां पर कि अक्षांशीय स्थिति के विस्तार के आधार पर यदि बात किया जाए तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरता है। तो अब देखो यहां पर ध्यान से, पहला राज्य क्या होगा? तो पहला राज्य जो इसमें हो जाता है यह हो जाता है गुजरात। पहला, यहां पर देखो ये जो लाइन तुम देख रहे हो यही लाइन है हमारा कर्क रेखा वाला। और ये लाइन अगर ध्यान से देखते चलो, यहां से अगर ध्यान से देखते चलो तो कर्क रेखा सबसे पहले जिन राज्यों से गुजरता है यह हो जाता है गुजरात। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा हो जाता है क्या? तो दूसरा हो जाता है राजस्थान। क्लियर? तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो तीसरे में आ जाता है कौन? तो तीसरे में आ जाता है मध्य प्रदेश। क्लियर? चौथे में अगर हम लोग देखें तो कौन आता है? तो देखो यहां पर, और यह कौन सा राज्य है? तो यह राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर से देखिए, ठीक है, तो पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा कौन हो जाएगा? तो पांचवा हो जाता है झारखंड। पांचवा कौन हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा झारखंड। ठीक है, और जब हम लोग छठे को देखते हैं तो छठे में कौन हो जाएगा? तो छठे में हो जाता है पश्चिम बंगाल। क्लियर? और फिर सातवें में देखें तो कौन होता है? तो सातवें में हो जाता है त्रिपुरा। और आठवें में कौन हो जाता है? तो आठवें में हो जाता है मिजोरम। अब यहां पर देखो क्या है कि अक्षांशीय विस्तार में भारत के लगभग मध्य से कौन सी रेखा गुजर रही है? तो यह रेखा है, इसका नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है वह भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तब यहां पर आपको लिखना होगा कि कर्क रेखा पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। अब यहां पर देखो ये क्रम एकदम याद रखना है, और ये क्रम इसलिए याद रखना है क्योंकि ये जो क्रम हम तुमको बता रहे हैं यह पश्चिम से पूरब की तरफ में है। पश्चिम से पूरब की तरफ में है। आप लोग कई बार कोडिंग याद कर लेते हैं कि ये वाला कोड से हम याद रखेंगे। देखो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशंस में आपसे सीधा पूछ देगा कि ये जो राज्यों का क्रम हम लिख रहे हैं इनमें से पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम में राज्यों का सही क्रम कौन सा है। और यहां पर इसको याद रखना जरूरी है, ये जो हम लोगों ने क्रम लिखा है यह पश्चिम से पूरब का क्रम है, यानी कि पश्चिम से पूरब राज्यों का। बहरहाल हम लोग चूंकि भौतिक स्थिति की चर्चा करनी है, लेकिन एक सामान्य चर्चा यहां पर है कि भारत के लगभग मध्य से एक लाइन गुजरता है जिसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। और यह कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? तो याद रखोगे 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इन चर्चा के साथ ही साथ एक और चीज हमें याद रखना है, और वो याद ये रखना है कि भारत विश्व के एक बड़े देशों में आता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व के केवें नंबर पर देश आ जाता है? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान जो है वह 7वां है, और जनसंख्या के हिसाब से यदि देखा जाए तब भारत का स्थान जो है वह दूसरा है। क्लियर? एक और चीज को यहां पर ध्यान रखोगे कि अक्षांश के विस्तार के आधार पर भारत का उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है, यानी उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है वह कितनी है? तो याद रखना है यह दूरी कितनी है? तो यह दूरी है 3214 किलोमीटर है, यानी कि भारत का नॉर्थ टू साउथ अगर डिस्टेंस के बारे में चर्चा करें, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट इज 3214 किलोमीटर। क्लियर? एंड अगेन अगर हम चर्चा करें पश्चिम से पूरब की तरफ में, तो पश्चिम से पूरब
के तरफ में इसकी दूरी कितनी है? ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है, कैसे? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर? अब यहां पर याद रखोगे कि ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं 3214 किलोमीटर, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यह जो 3214 किलोमीटर आप बता रहे हैं जो दूरी है, इसकी गणना कैसे की जाती है? हाउ इट इज कैलकुलेटेड? एंड द आंसर इज वेरी मच क्लियर। द लेंथ बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न पार्ट is calculated on the basis of the latitudinal extensions। उत्तर और दक्षिण की टोटल लंबाई जो हम मापते हैं, इसकी गणना किया जाता है किसके आधार पर? तो अक्षांश के आधार पर। एंड द सेकंड पॉइंट इज द डिस्टेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशंस। पश्चिम और पूरब के बीच की जो दूरी है, इसकी गणना की जाती है किसके आधार पर? तो देशांतर के आधार पर किया जाता है। बड़ा ही क्लियर कट पॉइंट है और इसको हमेशा याद रखोगे। अब यहां पर देखो एक और चीज है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का अगर देखा जाए तो 7वां स्थान है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहां पर इस पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। अब देखो क्या है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज जिसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, और वो है भारत की भौतिक स्थिति के बारे में। देखो क्या है कि जब भी हम लोग किसी भी भाग की यदि भौतिक स्थिति की चर्चा अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, यानी अगर हम लोग भौतिक स्थिति की चर्चा करते हैं, जिससे हम लोग फिजियोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, तो पहला प्रश्न दिमाग में यह आता है कि भौतिक स्थिति का मतलब क्या? ठीक है, भौतिक स्थिति से हम क्या समझते हैं? देखो, कभी भी किसी भी देश का जब हम लोग भूगोल में मानचित्र का जब अध्ययन करना शुरू करते हैं, जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया, पहले हम इसके बाहरी आउटलाइन को देखते हैं। बाहरी आउटलाइन का मतलब यह हुआ इसका स्थिति कहां पर है, यह अगर कहीं पर है तो इसकी वास्तविक जो लोकेशंस हैं वो कैसा है। जैसे हम लोगों ने बार बार चर्चा किया कि भारत क्या है, तो कहा एक प्रायद्वीप है। भारत क्या है, तो कहा एक प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ इट इज सेड दैट इंडिया इज अ पेनिनसुलर नेशन, सो हाउ इट इज? नाउ द आंसर इज वेरी मच क्लियर। एनी लैंड मास दैट इज सराउंडेड थ्री साइड्स by the water bodies, now such a type of the region or such a type of the, so say the land mass is termed as a peninsula। कोई भी स्थलीय भाग यदि तीन ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ होगा, ऐसे स्थलीय भाग को हम क्या कहते हैं? सच टाइप ऑफ द लैंड मास इज टर्म एज अ पेनिनसुला। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग देख सकते हैं विश्व के मानचित्र पर अगर तुम देखते हो, तो जैसे देखते हो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, भारत की स्थिति को अगर हम लोग देखते हैं इस तरह से यदि देखा जाए, क्लियर, तो देखो यहां पर क्या है कि ये जो है ये अरेबियन पेनिनसुला है। क्यों अरेबियन पेनिनसुला इसको बोलते हैं? तो यहां पर तुम देख रहे हो कि यहां पर कौन सा सागर है? तो रेड सी। ठीक है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? तो यहां पर है अरेबियन सी। और यहां पर क्या देख रहे हो? तो यहां पर देख रहे हो पर्शियन गल्फ। तो इस वजह से ये तीनों तरफ से क्या घिरा हुआ है? तो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? तो इससे हम लोग अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं। नाउ द सेम केस इज विद इंडिया। यहां पर भी क्या है कि यहां पर हम देखते हैं तो अरबियन सी, यहां पर हम देखते हैं तो इंडियन ओशंस, और यहां पर हम देखते हैं बे ऑफ बंगाल। तो चूंकि यह वाला भाग तीन ओर से, ये वाला जो भाग देख रहे हो ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इस वजह से इंडिया का कुछ भाग जो है वो कैसा है? तो वो पेनिनसुला है। ये एक स्थिति के आधार पर हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए क्या है कि फिर से हम लोग वापस आए कि भौतिक स्थिति। तो जब भौतिक स्थिति पर आते हैं तो इसे हम लोग कई बार उसका फिजिकल सेटिंग भी कहते हैं, यानी उसका जो है वो भूभौतिकी स्थिति कैसी है, उस भाग का में किस प्रकार से कह सकते हो कि जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स है। ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज टर्म एज अ लैंड फॉर्म्स।
ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है लैंडफॉर्म्स, ठीक है, यानी जिससे हम लोग बोलते हैं भौतिक जो स्थिति है, यानी कि एक प्रकार की भू आकृति। भू आकृति यहाँ की कैसी है, तो यहाँ की जब भू आकृति के बारे में चर्चा करते हैं तो लैंड फॉर्म्स इज मोस्टली ये दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? पहला जो है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म्स इज अ नथिंग बट अ काइंड ऑफ द रेली फीचर्स। ये क्या है, तो ये एक प्रकार का उच्चावचीय स्थिति है और संपूर्ण पृथ्वी पर 3 प्रकार के उच्चावचीय क्षेत्र पाए जाते हैं। एकदम नोट रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी एग्जामिनेशंस में इस तरह की बातें पूछ दी जाती हैं, हमें सब पता होता है, लेकिन जनरल चीज हम तो जान लेते हैं, लेकिन कुछ चीजों को अलग हट करके क्वेश्चन में पूछ देता है और वो हमारे लिए समस्या का कारण बन जाता है। लैंड फॉर्म्स है क्या, यानी कि जब हम लोग कहते हैं भू आकृति, तो ये भू आकृति का मतलब ये होता है कि ये एक प्रकार का क्या होता है, तो ये एक प्रकार का उच्चावचीय स्थिति होती है। ठीक है, उच्चावच। अब तुम कहोगे कि सर उच्चावच क्या है, ठीक है, तो उच्चावच की जब हम चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा आते हैं पिछले डायग्राम मैप पे। अब देखो क्या है, ये जो हम लोग मानचित्र को देखते हैं, इस मानचित्र पे साधारण यदि देखा जाए तो तुम्हें 2 चीज नजर आता है। पहला महासागर और दूसरा महाद्वीप। पहला क्या नजर आता है, महासागर, और दूसरा क्या नजर आता है, तो महाद्वीप नजर आता है। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा इसके पहले के रेली फीचर्स पढ़े, बहुत आराम आराम से पढ़ते जाइएगा, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है कि जल्दी जल्दी, क्योंकि जैन रोजगार क्लासेस में एक बात हम सभी फैकल्टी को बहुत ही फ्री दिया गया है, आप आराम आराम से पढ़ाइए और हड़बड़ा करके पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ें ताकि जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उन बातों को समझ सके। और एग्जामिनेशंस तो ठीक है, एग्जामिनेशंस तो हमारे लिए, यानी कि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा का हम लोग तैयारी करते हैं, स्वाभाविक है कि आप सभी को इसमें सफलता मिले। लेकिन एक और चीज याद रखो कि विशेष रूप से हमें कुछ जानकारी भी रखनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे छात्र जब तैयारी करते हैं, हम लोग क्लासरूम में भी देखते हैं, कुछ छात्र की आदत ये होती है एकदम लकीर के फकीर बने हुए, सर इससे एक लाइन एक्स्ट्रा मत बताइएगा, इससे ज़्यादा मत बताइएगा सर। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर कमेंट भी करते रहते हैं, सर आपने लिखा हेडिंग कुछ और, चर्चा किसी और चीज़ की चल रही है। चर्चा जो चल रहा है वो उसी से संदर्भित रहता है। क्लियर? और हमें जानकारी हर स्तर से प्राप्त करना होता है। हम किसी भी नतीजे पर जब पहुंचते हैं तो हर एक तरीके से वहां पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि याद रखिए इस समय जो हम लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एक से एक प्रकार के लोग तैयारी करते हैं। कुछ लोगों ने तो किताब को एकदम रट रखा है। एग्जामिनर के लिए भी ये कई बार समस्या का कह सकते हो कि सामना करना पड़ता है कि कैसे प्रश्नों को दें, क्योंकि एग्जामिनेशन का अगर प्रकृति को समझो तो एग्जामिनेशन बेसिकली होता क्या है कि आपके सामने कुछ प्रश्नों को डाला जाता है, हम जैसे हजारों लाखों विद्यार्थी इसमें उतरते हैं, और हर एक लोग जब उतरते हैं तो स्वाभाविक है कि इनमें से अगर कहा जाए कि 10 से 15% तो ऐसे जरूर होते हैं जो कई बार एग्जामिनेशन को दे रखे हैं। वहां पर क्या होता है कि प्रश्नों का जो आप कह सकते हैं कि लेवल आता है, तो कट ऑफ बढ़ाने में वह लोग जो कई एग्जामिनेशन को दे रखे हैं, वह क्या करता है, कट ऑफ को बढ़ा देते हैं। आपकी जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन पता चला कि 100 में 84 से 85 के बीच में उन्हें उतने लड़के मिल गए जिन्हें उन्हें क्या नाम है, आगे के मेंस के लिए या फिर फाइनल के लिए उनको सिलेक्ट करना था। आपने इवन दैट कि 80% से ज्यादा आपने सही मारा, आपने हो सकता है कि 70% से ज्यादा सही मारा,
लेकिन अगर उन्हें 75 से 76 के बीच में अगर उतने बच्चे मिल गए तो फिर आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं। मतलब यहां पर हम तुमको यह समझाना चाह रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में हमें प्रतिशत पर काम नहीं करना है। प्रतियोगी परीक्षा में हमें अपने ज्ञान का वह लेवल रखना है जिसमें हम दूसरे लोगों को हरा सके। इस वजह से जानकारी जो हमें होती है उस जानकारी में जितना ज्यादा वृद्धि हो सके उसको प्राप्त करने का प्रयास हमें करना चाहिए। आओ अब समझो, तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि जब हम कहते हैं भू आकृति के बारे में यानी कि भू भौतिकी के बारे में, तो 3 प्रकार के रिलीफ फीचर्स हैं। पहला जो रिलीफ फीचर्स होता है जिससे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ कहते हैं, यानी कि जिसे हम लोग प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो प्रथम श्रेणी के, यानी इसे हम क्या कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच। जब हम इसे कहते हैं तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत में क्या क्या आता है? क्लियर? तो पृथ्वी के निर्माण के साथ ही साथ 2 भागों का निर्माण हुआ। इनमें सबसे पहला भाग क्या है? तो सबसे बड़ा भाग है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखोगे, इट इज टर्म एज दी ओशियंस, महासागर। और दूसरा क्या है? नाउ द सेकंड वन इज दी महाद्वीप। दूसरा क्या है? महाद्वीप। का मतलब यह हुआ इट इज टर्म एज दी कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में क्या क्या आएगा? तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आएगा महासागर और महाद्वीप। याद रखोगे। अब तुम समझो, हम इसे प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लोब पर जब हम ऐसे मानचित्र में जब इन चीजों को देखते हैं, एक भाग थोड़ा ऊपर और दूसरा भाग थोड़ा नीचे, है कि नहीं है? क्लियर? यानी कि अगर हम जैसे यहां पर देख रहे हैं तो ये वाला जो भाग है कॉन्टिनेंट का, यह भाग थोड़ा ऊपर है और जो जलीय भाग है वह नीचे है। तब हमारा जो स्थलीय भाग है, ठीक है, वह जल से थोड़ा ऊपर होने की स्थिति में पूरी तरह से कह सकते हो कि सपाट धरातल के जैसा वो काम करता है। क्लियर? तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महासागर और महाद्वीप को सम्मिलित किया जाता है। याद रखिएगा ये। अब देखिए कि प्रथम श्रेणी, अब इस पर हम निर्माण कैसे हुआ इसकी वीडियो अलग हम लोग बनाएंगे, उस पर आप डिटेल से उसमें समझिएगा जब हम लोग पढ़ेंगे विश्व के भूगोल में। प्रथम श्रेणी। दूसरा जो होता है यानी कि जिसे हम लोग सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ कहते हैं, यानी कि द्वितीय श्रेणी के जब उच्चावच की चर्चा करते हैं तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महासागर महाद्वीप होगा, लेकिन सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ की जब हम चर्चा करेंगे इसमें कौन कौन से होंगे? इसमें होगा माउंटेन। इसमें क्या होगा? यानी कि इसमें होगा पर्वत। सेकंड क्या होगा? देन यहां पर होगा प्लेन। क्या होगा? प्लेन। एंड इसमें क्या होगा? इसमें होगा प्लेट्यू। ठीक है, यानी कि पर्वत, मैदान और पठारी भाग जो हैं यह किस में आते हैं? यह द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत में आते हैं। क्लियर? अब पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के हलचलों का परिणाम है, चाहे वह आंतरिक हलचल हो, ठीक है, या फिर बाह्य हलचल हो। इन दोनों का सम्मिलित परिणाम होता है जिसके वजह से द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण हुआ है, जिनमें पर्वत, जिनमें मैदान, जिनमें पठार को सम्मिलित किया जाता है। याद रखिएगा, ऐसे पर्वत, पठार और मैदानी भाग केवल स्थलीय भागों में ही नहीं मिलते, बल्कि महासागर के अंदर भी पर्वत मिलते हैं, महासागर के अंदर भी सागरीय नितल मैदान मिलते हैं, और महासागर के अंदर में भी हमें प्लेट्यू रीजन्स मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी को, इस प्रकार के जितने भी भू आकृतियां हैं उन्हें हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं? तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में इन्हें रखा जाता है।
नाउ द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ, यानी कि तृतीय श्रेणी के उच्चावच। क्लियर? तो प्रथम श्रेणी समझ चुके हो, द्वितीय श्रेणी समझ चुके हो। अब देखो, यदि हम लोग चर्चा करें तृतीय श्रेणी के उच्चावच में, तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ इंक्लूड्स all types of landforms which is developed by the different type of erosional agents. Now such agents, that is like the river, like the say the oceanic waves, like the winds. Now this type of landforms which is made by the river actions, which is made by the wind movements, which is made by the waves actions, which is by the solutions actions. Now this type of landforms is termed as the third order of the relief. उदाहरण के लिए जैसे हम अगर बात करें कि जैसे बात करते हैं वी आकार की घाटी, और वी आकार की घाटी का निर्माण कहां होगा? तो पर्वतीय क्षेत्र में होगा। तो अगर वी आकार की घाटी का निर्माण कहां होगा? तो पर्वतीय क्षेत्र में होगा। नाउ द इरोजनल एजेंट फॉर दिस इज द रिवर एक्शंस। तो पहले हम यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या ध्यान रखेंगे कि थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में क्या होता है। तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में हम इंक्लूड किसे करते हैं? तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में हम इंक्लूड करते हैं वह सभी प्रकार की भू आकृतियां जिनका निर्माण बाहरी एजेंट के द्वारा होता है। बाहरी एजेंट से मेरा मतलब यहां पर यह हुआ कि आंतरिक नहीं, जैसे कि भूकंपीय या फिर ज्वालामुखी उद्गार से नहीं, बल्कि इनका निर्माण किससे हो रहा है? तो इनका निर्माण या तो अपर्दन के कारण हो रहा है या फिर निक्षेपण के कारण हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम चर्चा करते हैं वी शेप वैली की, अगर हम बात करें यानी कि वी आकार की घाटी की अगर हम लोग चर्चा करें, तो वी शेप वैली क्या है? तो वी शेप वैली के लिए जिस एजेंट ने काम किया वह एजेंट कौन सा है? तो यह एजेंट है रिवर, और जो प्रक्रिया इसमें इन्वॉल्व हुआ वह इन्वॉल्व किसका था? तो वह था इरोजन। ठीक है, यानी कि वी आकार की घाटी का निर्माण किया है रिवर ने, और रिवर का कौन सा क्रिया इसमें काम किया है? तो अपर्दन का क्रिया काम किया है, इरोजन का क्रिया काम किया है। लेकिन उसी की जगह पर अगर हम चर्चा करें डेल्टा का, तो डेल्टा एक्शन जो है यानी कि नदियों के मुहाने पर जो तलछटों का जमाव होता है, यह क्या होता है? तो यह डेल्टा का निर्माण होता है, और यह डेल्टा भी किसका एक्शन है? तो यह रिवर का ही एक्शन है। लेकिन इस एक्शंस में क्या हुआ है? तो इस एक्शंस में इरोजन्स नहीं हुआ है, बल्कि इस एक्शंस में हुआ है डिपोजिशनल प्रोसेस। तो रिवर के से द्वारा जो डिपोजिशनल प्रोसेस हुआ है, उस डिपोजिशनल प्रोसेस से डेल्टा का निर्माण हुआ है। तो जितने भी एजेंट्स हैं बाहर, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा कह सकते हो कि बाहर जो अलग अलग एजेंट हैं, जैसे इसमें अगर हम इंक्लूड करें तो जैसे हम देखते हैं विंड हो जाएगा, जैसे हम देखते हैं ग्लेशियर्स है, या फिर जैसे हम लोग देखते हैं तो समुद्री जो लहरें हैं, ठीक है, समुद्री जो लहरें हैं, या फिर जैसे हम लोग देखें तो नदी क्रिया है। इन सभी क्रियाओं के द्वारा जो भी एक्शन होगा, चाहे अपर्दन चाहे निक्षेपण, इन क्रियाओं के द्वारा जो भी भू आकृतियां का निर्माण होगा, ठीक है, ऐसी भू आकृतियों को हम लोग थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में इंक्लूड करते हैं। यहां तक आपको याद रखना होगा। क्लियर? अब यहां के बाद हम फिर वापस आ जाते हैं। तो याद रह गया तुम लोग को यहां पर कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच में किसको किसको इंक्लूड करेंगे? प्रथम श्रेणी के उच्चावच में हम लोग महासागर और महाद्वीप। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में किसे इंक्लूड करेंगे? तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में हम इंक्लूड करेंगे विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जिनका निर्माण जो है वह किससे हुआ है? तो वह विभिन्न प्रकार के, चाहे वह आंतरिक जो हलचलें हैं उसके द्वारा, जैसे पर्वत, पठार या मैदान। तृतीय श्रेणी के उच्चावच का निर्माण किससे हुआ है? तो जितने भी बाह्य बल हैं इनमें, चाहे वह बल पवन का हो, चाहे वह बल हिम का हो, या फिर वह समुद्री लहरें हो,
या फिर नदियां हो, ऐसे बहुत प्रकार के जो बल हैं, जो बाह्य बल हैं, उनके द्वारा अपर्दन और निक्षेपण के कारण जो आकृतियों का निर्माण होता है, भू आकृतियों का निर्माण होता है, उससे हम लोग तृतीय श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित करते हैं। अब देखो क्या है कि यहां पर फिर से आइए, तो भारत की भौतिक स्थिति के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो यह चर्चा किसका होता है, तब मूलतः इसमें सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ की चर्चा हम लोग करते हैं। क्लियर। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखो, तो बाहरी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि उत्तरी भाग जो भारत का है, ये पूरे भारत के हम लोग मैप को देख रहे हैं, उत्तरी भाग जो हम भारत का देखते हैं, यह भाग जो है यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है, तो ये पूरे के पूरे भाग जो हैं वो कैसा है, तो वह हो जाता है पर्वत, ठीक है, एवं उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, पर्वत एवं उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, ठीक है। यानी कि ये पहली भारत की भौतिक स्थिति है। दूसरे में अगर हम लोग देखते हैं तो देखो यहां पर ध्यान से देखो, यह जो पूरा तुम एरिया को देख रहे हो, यह वाला जो पूरा एरिया को देख रहे हो, यह क्या है, तो यह हमारा पूरी तरह से मैदानी स्थिति है। यानी कि ध्यान से देखो मानचित्र पर, बड़ा ध्यान से, ये वाला जो तुम एरिया को देख रहे हो, ये वाला एरिया क्या है, तो यह हमारा, जिसे हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स, केंद्रीय उच्च भूमि इसे हम लोग बोलते हैं। तो केंद्रीय उच्च भूमि और इन पर्वतों यानी हिमालय पर्वत और पूर्वी पहाड़ियां जो हैं, इनके बीच की ये वाली जो आप क्षेत्र को देखते हैं, यह वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है, तो यह भारत का वृहद मैदान है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि ये वाला भाग क्या होगा, तो ये वाला भाग होगा भारत का वृहद मैदान, माने के ग्रेट प्लेन हम इसे कहते हैं। ये वाला क्या है, तो ये भारत का वृहद मैदान है। तो ये सेकंड पर आ गया। तीसरे नंबर पर हम जब आते हैं, यानी कि थर्ड नंबर पर आते हैं, तो देखो ये दक्कन का पठारी भाग है। ये जो पूरा एरिया को हम देख रहे हैं, तो दक्कन के पठारी भाग के उत्तरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यह मध्यवर्ती उच्च भूमि बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, तो यह वाला होगा जो हमारा जो है, यह क्या है, तो यह पठारी भाग है, ठीक है। यानी हम इसे लिख सकते हैं, यह क्या है, तो यह पठारी प्रदेश है। क्लियर। तो थर्ड में पठारी प्रदेश हो जाएगा। फोर्थ में हम लोग जब देखते हैं, यानी चौथे में जब हम लोग देखते हैं, तो चौथे में यहां पर देखो, ये वाला जो तुम एरिया को देख रहे हो, यह एरिया क्या है, तो यह एरिया एक प्रकार का अगर देखा जाए तो यह पूरा का पूरा क्या है, यह डेजर्ट एरिया है, राजस्थान का ग्रेट डेजर्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से रखोगे कि यह जो राजस्थान की जो भूमि है, यह बेसिकली पूरी तरह से बलुआ का क्षेत्र माना जाता है, यानी कि ये सैंड रीजन्स हैं, और इसे हम लोग मैदानी प्रदेश का ही एक विशिष्ट क्षेत्र मानते हैं। लेकिन चूंकि यहां की भौतिक स्थिति थोड़ी सी अलग है, इस वजह से इसे एक अलग पार्ट में हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। और यहां पर याद रखेंगे कि यह वाला जो भाग है, यह वाला क्या है, तो यहां पर चौथे भाग में लिखेंगे कि यह क्या है, तो लिखेंगे, ठीक है, यानी कि पश्चिमी भाग में, तो यह क्या है, तो यह एक प्रकार का ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यानी कि वृहद, ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश है, वृहद मरुस्थलीय प्रदेश। क्लियर। और फिर हम लोग जब आते हैं तो पांचवें नंबर पर यहां पर देखो, चूंकि भारत की स्थिति क्या है, तब भारत एक प्रायद्वीपीय भाग है, तब पांचवें नंबर पर जब हम आते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है तटीय मैदान। तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है तटीय मैदान। क्लियर। और छठे नंबर पर हम लोग जब देखते हैं तो देखो यहां पर आइलैंड्स हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो छठे नंबर पर जब हम आते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है द्वीप भाग। क्लियर। तो द्वीप पे अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम लिख सकते हैं द्वीप क्षेत्र। तो अब यहां पर फिर से एक बार रिकॉल करते चले
कि संपूर्ण भारत की भौतिक स्थिति का वर्गीकरण यदि किया जाए तो उत्तरी भाग में पर्वत एवं उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां, ये वाले पूरे भाग को हम सम्मिलित करते हैं। दूसरे भाग में बृहद मैदान, ये वाला पूरा भाग सम्मिलित इसमें हो जाता है। तीसरे में पठारी प्रदेश, यानी ये वाला पूरा भाग सम्मिलित होता है। चौथे में बृहद मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला सम्मिलित होता है, ठीक है। पांचवें में देखें तटीय मैदान, यानी ये वाला पूरा का पूरा भाग सम्मिलित होता है। और छठे में द्वीपीय क्षेत्र, जिसे द्वीप क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ वर्गीकरण आपको बताया। कल इसकी फिर से नेक्स्ट वीडियो में अब एक एक भाग का वृहद चर्चा होगा, एक एक भाग का वृहद चर्चा होगा। बड़ा ही शानदार आप सभी लोगों के लिए हम लोग ला रहे हैं। और इन सभी पर जितने भी प्रकार के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम लोग चर्चा करेंगे क्लास में, ताकि आप सभी लोगों का ज्ञान वर्धन कर सके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले नहीं बनाइए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाइए। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का आदत होता है सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट प्रैक्टिस करके क्या कर लोगे, 5 क्वेश्चन बना लिए। अगर थोड़ा सा भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन को दायां से बायां किया तो पता चला सारा सेट प्रैक्टिस गया। तो सेट प्रैक्टिस से आप सिर्फ और सिर्फ जो एक तरह से कहा जाए कि सामान्य एग्जामिनेशंस को तो कर सकते हैं, और वो भी तब करोगे जब वैसे ही तरह के क्वेश्चन अगर मिल जाए। लेकिन यदि कुछ ऊंचा के तरफ बढ़ना है, बड़े एग्जामिनेशंस के लिए अगर जाना है, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो जब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो स्वाभाविक है कि आपके रिजल्ट आएंगे। क्लियर? तो आज हम लोगों ने इसको एक बार वर्गीकरण किया है। इसके पहले हमने भौतिक स्थिति के बारे में, रिलीफ फीचर्स के बारे में चर्चा किया। इसको याद रखो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक एक की डिटेल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।